हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डी एंड एफ ब्लॉक में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन M2 पॉजिटिव टू M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग ये है कि जब हमारे पास कोई मेटल आयन 2 पॉजिटिव स्टेट में होगा और उसकी रिडक्शन होगी मेटल में, ठीक है, तब उसके अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या ट्रेंड रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि कॉपर की। कॉपर का जो अगर हम देखें M2 पॉजिटिव टू M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि आगे मैं आपको टेबल में उसकी वैल्यूज़ को प्रॉपरली शो भी करूँगी। तो बच्चों उसमें क्या होता है, जो कॉपर होता है हमारे पास, कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है 3D सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। बाकी सभी एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ सब्लिमेशन and ionization is not balanced by hydration enthalpy in case of copper। कॉपर के केस में जो सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम होता है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी के से बैलेंस नहीं होता। मतलब वहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या करती है? डोमिनेट करती है। तो उसी रीज़न के कारण हमारे पास कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, तभी हम कहते हैं कि जो कॉपर है उसका क्या होता है? यूनिक बिहेवियर होता है। यूनिक बिहेवियर क्यों होगा बच्चों? ड्यू टू पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर इज अनेबल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स। हम कहते हैं कि कॉपर है वो मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट होता है, बिलो प्रेजेंट होता है। तो हम बोलते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर सकता। इन एक्चुअल में उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ड्यू टू पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ओके, तो बच्चों इसी तरीके से अब हमारे पास ये हम करते हैं वेरिएशन कि कैसे वेरी करते हैं इनकी वैल्यूज़। अभी हम इसको टेबल में स्टडी करेंगे कि M2 पॉजिटिव से M में हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसे वेरी करती है। ओके, अब जो हम बात करते हैं हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स की, ठीक है। अब बच्चों जैसे हमारे पास मैग्नीज है, मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D5 4s2। ओके, और जब मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर देगा और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3D5, विच इज़ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक दैट इज 3D10 4s2। जब बच्चों जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 3D10 एंड विच इज़ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से कैसे रिलेट करता है। देखो बच्चों, जिन एलिमेंट्स की हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है उनके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मोर नेगेटिव होती है। मतलब जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं ना उससे भी ज़्यादा क्या होती है? नेगेटिव वैल्यू होती है। Therefore, the values of standard reduction potential are more negative than expected due to the stability of half-filled D subshell in manganese 2 positive and completely filled D10 configuration in Zn2 positive। ओके स्टूडेंट्स, कॉपर के लिए क्या होता है? पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, और मैग्नीज और हमारे पास जिंक के लिए जिनकी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है उनके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों? नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो बच्चों यहाँ पर टेबल में हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ गिवन है डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम बात करेंगे ओनली 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स की कि उनका एटॉमिक नंबर क्या है और उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ठीक है। अब रिडक्शन पोटेंशियल भी बच्चों हम बात करेंगे M2 पॉजिटिव टू M, मतलब जब हमारे पास कोई मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी और फिर उसकी रिडक्शन होगी। और सेकंड हम बात करेंगे जब कोई मेटल आयन हमारे पास 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और वो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। मतलब रिडक्शन तो दोनों ही केसेस में हो रही है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की है M2 पॉजिटिव टू M। ओके स्टूडेंट्स,
अब देखो जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर इज 22 and reduction potential is -1.63 for M2 positive to M and it's -0.37 M3 positive to M2 2 positive. Next, for vanadium it is -1.18 and -0.26. For chromium it is -0.90 and -0.41. For manganese it is -1.18 एंड +1.57. अब देखो बच्चों यहाँ पर टाइटेनियम के लिए वैल्यू कितनी थी, -1.63. पहले वैल्यू क्या होती जा रही है हमारे पास अप टू मैग्नीज, मतलब क्रोमियम तक. देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हुई, लेस नेगेटिव हुई. उसके बाद मैग्नीज के लिए क्या होगी, हाईली नेगेटिव होगी. पहले वैसे कम होनी चाहिए थी पर हो क्या जाती है ज़्यादा, क्यों, ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन. एंड फॉर आयरन it is -0.44, it again decreases and positive 0.77. अभी बच्चों आपको फोकस करना है M2 पॉजिटिव टू M वैल्यूज पर. एंड फॉर कोबाल्ट वैल्यू इज -0.28 and for M3 पॉजिटिव टू M2 2 पॉजिटिव दैट इज +1.97. उसके बाद बच्चों हमारे पास निकल की वैल्यू होगी, निकल के लिए वैल्यू है -0.25 एंड इसके लिए भी 0.25. ठीक है बच्चों, डैश का मतलब यही है. एंड फॉर कॉपर द वैल्यू इज +0.34. देखो बच्चों कॉपर के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव. और सेकेंड के लिए सेम वैल्यू. फॉर जिंक, जिंक के लिए वैल्यू हमारे पास होगी -0.76. अगेन मोर नेगेटिव वैल्यू विल बी ऑब्टेन. ठीक है, तो बच्चों हमारे पास कॉपर का एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है और मैग्नीज और जिंक. ठीक है, मैग्नीज का बिहेवियर क्यों यूनिक होता है, ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, और जिंक के लिए ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन. एंड फॉर कॉपर वैल्यू इज पॉजिटिव. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने बात की बच्चों M2 पॉजिटिव से M स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ की. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बच्चों M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की. ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं कि जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव स्टेट में उसकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है. क्यों बच्चों, क्योंकि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव स्टेट में नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेता है. क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देगा, लूज़ कर देगा. अगर उसने तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो इट मीन्स वो क्या अचीव कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेगा. और उसी वजह से उसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लीस्ट होती है. And then highest value for zinc is due to the removal of an electron from the stable D10 configuration of zinc 2 positive. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अगर जिंक 3 पॉजिटिव बनेगा, जिंक 3 पॉजिटिव कैसे बनेगा बच्चों, जब हमारे पास जिंक के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे. जिंक की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है बच्चों 3D10 4s2, 3D10 4s2. ठीक है, अब बच्चों देखो थर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले रिमूव हो जाएंगे. अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें से रिमूव होगा, डी वाली कॉन्फ़िगरेशन में से. तो मतलब अब देखो ये थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है वो किससे होना है, हमारे पास फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव होना है. तो इसलिए हम क्या कहेंगे बच्चों, M3 पॉजिटिव में क्या कोई जिंक का जो एलिमेंट है वो स्टेबल होगा, नहीं होगा. तो वो जिंक 2 पॉजिटिव में जाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा. तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है. किसके कारण होती है हाईएस्ट वैल्यू, due to the removal of electron from the stable D10 configuration of zinc 2 positive. Okay students, next point is the comparatively high value for manganese shows that manganese 2 positive is particularly stable, whereas comparatively low value for iron shows that extra stability of Fe3 positive. अब जो आयरन होता है, आयरन Fe3 पॉजिटिव स्टेट में भी स्टेबल होता है. अब उसमें जो Fe3 पॉजिटिव से वो Fe2 पॉजिटिव में जाना नहीं जाएगा, तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या होती है, लो वैल्यू होती है. और मैग्नीज 2 पॉजिटिव में क्या
मैग्नीज 3 पॉजिटिव से मैग्नीज 2 पॉजिटिव में जाना चाहेगा क्योंकि उसे स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर उसे स्टेबिलिटी मिल रही है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू इज़ हाई नेगेटिव, हाई वैल्यू होगी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास थे कुछ जनरल ट्रेंड्स। अब हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, लाइक क्रोमियम, मैग्नीज, दे शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एंड द हायर ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन टेट्राहेलाइड्स of titanium and pentafluorides of vanadium and hexafluoride for chromium. And the ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state is due to either higher lattice energy, as in case of cobalt trifluoride, or higher bond enthalpy values for higher covalent compounds. अब अच्छा हम बात करते हैं कि जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक में और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो किस किस एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाते हैं। या तो बच्चों वो कंपाउंड बनाते हैं फ्लोरीन के साथ या वो कंपाउंड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा नहीं है कि 100% उन्हीं के साथ बनाते हैं, पर 90% केसेस में हम क्या देखते हैं कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ ही वो कंपाउंड बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि फ्लोरीन के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो इतनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को भी स्टेबलाइज कर देता है। तो बच्चों फ्लोरीन की क्या होती है, लैटिस एनर्जी हाई होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, वो उनके साथ कंबाइन हो जाता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। एंड एक और रीज़न है बच्चों कि जो फ्लोरीन का साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉलेस्ट होता है ना पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी वजह से वो क्या कर पाता है, स्टेबलाइज कर पाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, अब इसके लिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड एंड क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड की। देखो बच्चों, वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड में वेनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5 और क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे कुछ और कंपाउंड्स की जिसमें हमारे पास 3D एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर 6 कौन शो करता है, CrF6। क्रोमियम कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6। ठीक है, CrF6। ये बच्चों सिर्फ फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बताए गए हैं, अभी ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाने की हमने बात नहीं की है, ओनली फ्लोरीन के साथ है। वेनेडियम VF5 बना सकता है। ठीक है, और CrF5 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चों, +5 और +4 टाइटेनियम TiX4। इसका मतलब क्या है बच्चों, टाइटेनियम टेट्रा हेलाइड्स। अब बच्चों यहाँ पर ये मेंशन होगा, ये x क्या है, x डैश क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना V के साथ x डैश क्या है। इसका मतलब ये है बच्चों, x का मतलब है कि हमारे पास कोई भी हेलोजन हो सकता है फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक। x1 का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि हमारे पास जो हेलोजन होगा वो क्या होगा, क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमारे पास और भी कंपाउंड्स बनते हैं बच्चों, जैसे CrX4 MnF4 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है टाइटेनियम ट्राईहेलाइड्स और वेनेडियम ट्राईहेलाइड्स एंड देन क्रोमियम ट्राईहेलाइड्स, मैग्नीज ट्राईफ्लोराइड्स एंड आयरन ट्राईहेलाइड्स। अब बच्चों यहाँ पर x डैश लिखा हुआ है, x डैश का मतलब क्या है, अगेन यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक। यहाँ पर ये चीज़ मेंशन भी करेंगे बच्चों, कोबाल्ट ट्राईफ्लोराइड एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय टाइटेनियम डाईहेलाइड्स। अब बच्चों यहाँ पर x ट्रिपल डैश है। ठीक है, x वो x डैश था, यहाँ पर x ट्रिपल डैश है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मीनिंग है कि यहाँ पर हमारे पास हेलोजन क्या होगा, आयोडीन होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मेंशन भी किया जाएगा बच्चों कि इसमें हमारे पास कौन कौन से इसका मतलब क्या है सिंबल्स का। देखो बच्चों, यहाँ पर है जैसे कॉपर X डबल डैश। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पर हमने एक X सिंबल यूज़ किया है, एक हमने X डैश, X डबल डैश और X ट्रिपल डैश सिंबल को यूज़ किया है हमने
ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो बच्चों इनका मीनिंग क्या है, इनका प्रॉपरली मीनिंग है कि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्या क्या है मतलब F2I, मतलब फ्लोरीन टू आयोडीन में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है। एक्स डैश का मतलब क्या है, फ्लोरीन से लेकर ब्रोमीन तक कुछ भी हो सकता है, मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। एक्स डबल डैश का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है या फिर क्लोरीन हो सकता है। और एक्स ट्रिपल डैश का मतलब क्या है कि क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक कोई भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने बात की ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब इसमें बच्चों हम एक चीज़ और एक पॉइंट और हम स्टडी करते हैं कि जो फ्लोराइड है उनकी जो अनस्टेबल वो अनस्टेबल होते हैं इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसा कि हमने देखा कि जो हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट थी लाइक +1 +2, ठीक है, तो उसमें हमारे पास हेलोजन्स कौन से यूज़ हो रहे हैं बच्चों, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो वो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से हो गए, VX2 एंड सेम अप्लाइज टू कॉपर डाई हेलाइड्स, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास VCl2 आ जाए, Br2 आ जाए, I2 आ जाए, ये तो स्टेबल होंगे, बट VF2 वो स्टेबल कंपाउंड नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों कॉपर 2 पॉजिटिव ही क्या करता है, ये I नेगेटिव को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो ये तो स्टेबल होंगे बच्चों, कॉपर तो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। कॉपर 1 कंपाउंड्स, अगर हम अब कंपैरिजन करें कॉपर कंपाउंड्स का, अब देखो कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक तो +1 और एक +2। हम कहते हैं कि दोनों स्टेट में से कॉपर 2 पॉजिटिव वाली स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वा सोल्यूशन एंड अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब बच्चों हम ये स्टडी करेंगे कि कॉपर +1 स्टेट में स्टेबल क्यों नहीं होता और +2 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, ठीक है। देखो बच्चों जब ये +1 स्टेट में प्रेजेंट होता है तो एक्वा सोल्यूशन में वो क्या शो कर देता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन भी हो जाती है और उसकी रिडक्शन भी हो जाती है। तो देखो जैसे यहाँ पर है हमारे पास 2 आयंस है, कॉपर पॉजिटिव आयंस, उसे एक आयन कॉपर 2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक आयन कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और यही रीज़न होता है बच्चों कि हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अब कॉपर 2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस रादर देन कॉपर पॉजिटिव एक्वस इज ड्यू टू मच मोर नेगेटिव hydration enthalpy of copper 2 positive aqueous than copper 1 positive, which more than compensate for the second ionization enthalpy of copper। इस लाइन का मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मतलब है बच्चों कि जब हमारे पास कॉपर, सबसे पहले हमारे पास कॉपर है, कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 4s1, ओके, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से लूज किया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3D10। तो देखो कॉपर 1 पॉजिटिव भी स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, कॉपर 1 पॉजिटिव ऐसे स्टेबल होगा, पर एक्वस मीडियम में कॉपर 2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर एक्वस मीडियम का, एक्वस मीडियम में ही कॉपर 2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, वेपर फेज में नहीं होता, ठीक है, मतलब गैसियस स्टेट में नहीं होगा वो ज़्यादा पॉजिटिव, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए, ठीक है, वो उसको भी वो क्या कर देता है, कंपनसेट कर देता है। अदरवाइज तो हमें ऐसा करना पड़ेगा ना कि अगर हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है कॉपर में से, तो वो क्या जा रहा है, ज़्यादा हाई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकल रहा है ना, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में से, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव कम स्टेबल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता एक्वस स्टेट में, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए हाईली नेगेटिव होती है और जो कंपनसेट कर देती है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर को। तो इसलिए हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है कॉपर 1 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने बात की बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट की।
नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।